हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट बी से रिलेटेड है और पार्ट बी के अंदर हमने यहाँ पर धारा 130 तक की जितने भी क्वेश्चन बनते थे, धारा 1 से लेके 130 तक के, अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो धारा 131 से लेके 140 तक के एमसीक्यू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, वारंट जारी करने संबंधी प्रावधान किस धारा में है? वारंट जारी करने के संबंधी प्रावधान किस धारा के अंदर है? ऑप्शन: धारा 129, धारा 131, धारा 132 या फिर धारा 133। तो देखो, धारा 129 तो हो नहीं सकता। धारा 129 के अंदर क्या बताया गया है? देखो, धारा 100 जो 29 है, उस धारा 129 के अंदर बताया गया है कि बिल की अंतर वस्तु क्या होगी। बिल की अंतर वस्तु क्या होगी मतलब बिल के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। बिल की अंतर वस्तु, ठीक है। बिल के अंतर वस्तु ये आपको बताया गया था, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी धारा 131 ये बिल्कुल सही हो गया है, क्योंकि वारंट जारी करने का जो प्रावधान है वो किसके अंदर बताया गया है? आपको धारा 131 के अंदर बताया गया है। अच्छा, धारा आपको सी के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है धारा 132, ठीक है। धारा 132, धारा 132 के अंदर क्या बताया गया है? धारा 132 के अंदर आपको बताया गया है कि जो आपका वारंट है, जो आपका वारंट है, वो वारंट को लागू करने के लिए, या वारंट को लागू करने के लिए उसको क्या किया जाएगा? बलपूर्वक लागू किया जाएगा। कैसे लागू किया जाएगा? वारंट को बलपूर्वक लागू करना। वारंट को बलपूर्वक लागू करना ये बताया गया है। बलपूर्वक लागू करना ये आपको बताया गया था, ठीक है। और धारा आपको 133 के अंदर क्या बताया गया है? धारा 133 के अंदर बताया गया है वारंट का निष्पादन। क्या बताया गया है? निष्पादन। ये चीज समझ में आई आपको? तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वसूली संबंधी वारंट कब तक जारी किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है: ए, जिस तारीख को उसे जारी किया जा सकता था उसके 1 वर्ष बाद, जिस तारीख को उसे जारी किया जा सकता था उसके 2 वर्ष के बाद, जिस तारीख को उसे जारी किया जा सकता था उसके 3 वर्ष बाद, या जिस तारीख को उसे जारी किया जा सकता था उसके 5 वर्ष बाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा? तो देखिएगा, जिस तारीख को उसे जारी किया जा सकता था उसके 5 वर्ष बाद, ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, मांग का नोटिस दिए जाने के बाद भी यदि दावाकृत राशि का भुगतान ना किया जाए तो फिर क्या होगा? तो देखिएगा, ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन आपका: जंगम और स्थावर संपत्ति के संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी वारंट जारी कर सकेगा। वसूली की प्रक्रिया, वसूली की प्रक्रिया में आने वाले समस्त खर्चों सहित उल्लंघनकर्ता की संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि आपके जंगम और स्थावर संपत्ति के संदर्भ में मुख्य नगरपालिका अधिकारी वारंट जारी कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि जंगम संपत्ति है, क्या है आपकी? जंगम संपत्ति है। जंगम संपत्ति के मामले में कौन जारी कर सकता है? तो जंगम संपत्ति के मामले में जो वारंट जारी करने का जो अधिकार है वो किसका है? तो वो है आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी का। किसका है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी का। याद रह जाएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ये क्या है? आपके राइट है। एक चीज तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट याद रखिएगा आप यहाँ पे दूसरा, कि अगर आपकी जो स्थावर संपत्ति है, अगर स्थावर संपत्ति से रिलेटेड यदि कोई वारंट जारी करना हो, किससे? स्थावर संपत्ति से रिलेटेड, तो वो कौन करेगा? आपके वो करेगी आपके नगर पालिका। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखना है? मेन चीज तो हम भूल जाते हैं। देखो, अभी जो ईओआरओ की कितनी सीटें निकली हुई है? केवल 110 या 111 सीटें जितनी भी है, उसके लिए सारे के सारे बच्चे मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? जंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जंग कर रहे हैं। और स्थावर संपत्ति, देखो, नगर पालिका की जो संपत्ति होती है वो कैसी होती है? स्थायी। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके थोड़ा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 131, धारा 131 के तहत वारंट को, धारा 131 के तहत वारंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांग नोटिस के 15 दिन बाद
वारंट जारी किया जा सकता है। बिल्कुल ये सत्य है कि जिस दिन आपका मांग नोटिस है, मांग नोटिस भेजा जाएगा, उसके 15 दिन के बाद में क्या जारी किया जाएगा? वारंट जारी किया जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आपके वारंट जारी किया जाता है, उस पे साइन सिग्नेचर किसके होते हैं, हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वो होते हैं आपके सीएमओ के, मतलब आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी के। ये चीज याद रह जाएगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कारण बता दिए जाने पर, अपील किए जाने पर वारंट जारी नहीं किया जाएगा। ये भी सत्य है। ये भी सत्य है। पर इसमें एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि जो आपका मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, इसको कारण बता दिए जाने पर वो वारंट जारी नहीं करता। ये चीज तो सत्य है, पर वो उसको आपने कारण बताया, यदि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपने जो कारण बताए उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर वो क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। जंगम संपत्ति के मामले में नगरपालिका के द्वारा वारंट जारी करेगा। नगरपालिका जंगम संपत्ति के मामले में नगरपालिका थोड़ी करती है। जंगम संपत्ति के मामले में तो आपके आपके कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है आपके कौन सा? सीएमओ। तो ये तो आपके गलत हो जाएगा। स्थावर संपत्ति के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा वारंट जारी किया जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थावर संपत्ति के मामले में तो आपके नगरपालिका करेगी। ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, नगरपालिका। ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे सत्य पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 131 के तहत जारी वारंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वारंट दूसरी अनुसूची के रूप में होगा। 3 वर्ष के बाद में नगरपालिका इस वसूली के लिए संबंधित अधिकारी के से अनुरोध कर सकेगी। प्रत्येक वारंट पर जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर होंगे। देखो, इसमें एक तो चीज याद रखिएगा, प्रत्येक वारंट पे जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर थोड़े ना होंगे। प्रत्येक वारंट पे किसके हस्ताक्षर होंगे? तो प्रत्येक वारंट पर आपके किसके हस्ताक्षर होंगे? तो इस पे जो हस्ताक्षर होंगे वो किसके होंगे? वो होंगे आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी के। किसके होंगे? सीएमओ के होंगे। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत है। तो इसका मतलब जिसमें 3-3 आया है वो तो आपके क्या है? जिसमें 3 नहीं आया, आपसे ये पूछा ना इसमें से कौन सा असत्य है, तो 3 तो असत्य है। ठीक है, तो इसमें 3 नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, 3 वर्ष के बाद में नगर पालिका इस वसूली के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध कर सकती है। ये क्या था? ये तो सत्य था और आपसे असत्य पूछा है। ठीक है, तो 2 तो आना नहीं चाहिए ऑप्शन में, तो ये भी आपके क्या हो गया? गलत हो गया। और ये सभी असत्य हैं, ये ऑप्शन भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें से गलत पूछा था, यह वारंट दूसरी अनुसूची के अनुरूप में होगा, ये गलत था। ये किसके अनुरूप में होगा? ये 5वीं अनुसूची। किसके? 5वीं अनुसूची के अनुरूप में होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? 2 सत्य है। आपसे यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पे क्या है? सत्य है। केवल 1 और 3 यहाँ पे कौन क्या है? सत्य है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, धारा 131 के तहत जारी वारंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संपत्ति नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर है तो वारंट नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल सत्य है कि जब वारंट जारी किया जाता है, वो जब वारंट जारी किया जाता है तो वारंट तब जारी किया जाता है जब अगर कोई संपत्ति नगर पालिका के अंदर है, तो फिर वारंट जारी करने का अधिकार किसके पास में है? तो वो किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। वारंट जारी कौन कर सकता है? आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर सकता है। यदि संपत्ति दूसरी नगर पालिका में स्थित है तो वहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी या तहसीलदार को संबोधित किया जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी या तहसीलदार ऐसे वारंट को अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तांकित कर सकते हैं। ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो कौन से इसमें सारे ऑप्शन सही है? मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। यदि संपत्ति नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर है तो वारंट नगरपालिका के किसी अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। भाई, अगर कोई संपत्ति है जिसके लिए वारंट जारी किया गया है, वो संपत्ति ही नगरपालिका की, उसी नगरपालिका के अंदर है, तो किसी अधिकारी को क्या कर दिया जाएगा? वो संबोधित कर दिया जाएगा।
अगर दूसरी नगर पालिका के अंदर उसकी संपत्ति है और उसके लिए कोई वारंट जारी किया गया है, तो फिर वो किसको किया जाएगा? वहां के तहसीलदार को किया जाएगा या मुख्य नगर पालिका को अधिकारी को किया जाएगा? ये भी सत्य है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या तहसीलदार ऐसे वारंट को किसी अपने द्वारा कोई ऑथराइज्ड उनके अंदर अंडरटेकिंग में कोई काम करने वाले उनके अधीनस्थ अधिकारी को क्या कर सकता है? प्रष्टांकित कर सकता है, मतलब उसको सौंप सकता है, ये कार्य उसको, कार्यभार उसको सौंप सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएगा। यदि संपत्ति दूसरी नगरपालिका में स्थित है तो वसूली हेतु वारंट संबोधित किया जाएगा। अभी मैंने बताया कि यदि संपत्ति किसी दूसरी नगरपालिका के अंदर है तो फिर वारंट किसको जारी किया जाएगा? वारंट वहां के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या तहसीलदार को क्या किया जाएगा? आपके संबोधित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिला कलेक्टर को नहीं, राज्य सरकार को नहीं और उपरोक्त। नेक्स्ट देखिएगा, वारंट को लागू करने की शक्ति से संबंधित है। वारंट को लागू करने की शक्ति से संबंधित कौन सा है? धारा 132, धारा 136, धारा 142 या धारा 146? तो देखो, वारंट को लागू करने की जो शक्ति है वो किसके अंदर बताई गई है? वो धारा आपके 132 के अंदर बताई गई है। ये चीज आपको याद रह जाएगी कि वारंट लागू करने की जो आपकी शक्ति है वो किसके अंदर बताई गई है? आपको 132 के अंदर बताई गई है। तभी देखिएगा आप 132 के अंदर क्या लिखा था? 132 के अंदर लिखा गया था कि वारंट को बलपूर्वक लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वारंट को आपके बलपूर्वक लागू किया जाएगा, ये याद रह जाएगा। वारंट को बलपूर्वक लागू किया जाएगा। वारंट को बलपूर्वक लागू किया जाएगा, ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आई आपको? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत है, सी भी गलत है और डी भी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, वारंट को लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अधिकारी जिसे वारंट संबोधित किया गया है अपना प्राधिकार वह प्रयोजन सूचित करने के बाद प्रवेश की मांग कर सकता है। ठीक है, बाद में लिखा हुआ है कि मांग कर सकता है, बिल्कुल सही है। देखो, धारा 132 के अंदर क्या है कि वारंट को क्या किया जाएगा? बलपूर्वक लागू किया जाएगा। पहले तो आपको क्या किया जाएगा? संबोधित किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल के संबोधित, देखो एग्जाम्पल के सहित हम समझते हैं कि सपोज आप कल को मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन जाते हो और आपको कहीं पे क्या किया करना है? आपको, आपने किसी को वारंट दे दिया। ठीक है, वारंट दे दिया, पहले उसको नोटिस दिया, नोटिस नहीं माना गया तो फिर आपने उसको वारंट दे दिया। वारंट का मतलब एक तरीके से वार्निंग तरीके से ही है। ठीक है, पहले आप उसे क्या करोगे? संबोधित करोगे। ठीक है, एक तरीके से फिर अपना प्राधिकार प्रयोजित सूचित करने के बाद में प्रवेश की उससे क्या करोगे? एक मांग, हम आपके घर में क्या एंटर कर सकते हैं क्या? ठीक है, अगर वो एंटर करने के लिए आपको क्या कर देता है? वो आपको ऑथोरिटी दे देता है तो आप उसके घर के अंदर एंटर कर सकते हो। अगर फिर वो आपको ऑथोरिटी नहीं देता तो फिर आप क्या करोगे? उसके घर में बलपूर्वक क्या करोगे? प्रवेश करोगे। तो ये क्या हो गया? आपके ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। यदि प्रवेश नहीं किया जा सके तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में किसी भी समय भवन का दरवाजा या खिड़की तोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो ऑप्शन आपके क्या है? तीनों ही सत्य हो गए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वारंट को लागू करने के उद्देश्य से महिलाओं के कमरे में प्रवेश किया जाना हो तो देखो, अगर वारंट का संबंध किसी महिला से है, ठीक है, वो संपत्ति किसी महिला से संबंधित है और अगर आपको उसके अंदर, घर के अंदर प्रवेश करना है तो कैसे? आपको 3 घंटे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। 24 घंटे का नोटिस देकर उसे तोड़ा जा सकता है? नहीं। 12 घंटे का नोटिस देकर उसे तोड़ा जा सकता है? नहीं। 6 घंटे का नोटिस देकर उसे तोड़ा जा सकता है? ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा कि आपको 3 घंटे का नोटिस देकर उसे तोड़ा जा सकता है? धारा 133 का संबंध है वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया से, वारंट को लागू कराने हेतु बलपूर्वक से, कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने से, ये समस्त भुगतानों हेतु रसीद किए जाने से, रसीद दिए जाने से। देखो, समस्त भुगतानों हेतु रसीद दिए जाने से संबंधित धारा कौन सी है? वो धारा है आपके 138। कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने से, ये इससे रिलेटेड कौन सी है धारा? इससे रिलेटेड धारा कौन सी है? तो ये है आपके धारा कौन सी है?
ये है आपके धारा 134। तो ये चीज याद रह जाएगी आपको। इससे रिलेटेड कौन से है? तो ये है आपके धारा 134 से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। धारा आपके 132 के अंदर क्या लिखा गया था? 132 के अंदर लिखा गया था कि वारंट लागू करने से, ठीक है, वारंट लागू कराने हेतु बलपूर्वक क्या किया जाएगा? प्रवेश किया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। वारंट निष्पादन की प्रक्रिया से रिलेटेड कौन सा है? आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वारंट निष्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिफॉल्टर व्यक्ति की जंगम संपत्ति को कुर्क करना विधि पूर्वक होगा। डिफॉल्टर जो संपत्ति है उसकी जंगम संपत्ति को कुर्क करना क्या होगा? विधि पूर्वक होगा, बिल्कुल सही है। वारंट पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कुछ वस्तुओं को कुर्क नहीं किए जाने का निर्णय ले सकता है, यह भी सत्य है। कुर्की का आदेश ढोल बजाकर उद्घोषित किया जाएगा, ये भी क्या है? आपके सत्य है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार की मूवीज वगैरह के अंदर की जब आपके ये जो किसी की संपत्ति को कुर्क किया जाता है, नीलाम किया जाता है, तो उससे पहले ढोल बजाकर क्या किया जाता है? सबको सुनाया जाता है कि हम इसकी संपत्ति को क्या कर रहे हैं? कुर्क कर रहे हैं। ये चीज याद रह जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2, जब वारंट पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कुछ वस्तुओं को कुर्क नहीं करने का क्या ले सकता है? निर्णय ले सकता है। कुछ वस्तुओं को कुर्क नहीं किया जाएगा, इसका तो साफ साफ में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मानो शिल्पकार है तो उसके औजारों को कुर्क नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति जो खेत मतलब कृषक है तो उसके उपकरणों को कुर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, बच्चों के वस्त्रों को, महिलाओं के वस्त्रों को कुर्क नहीं किया जाएगा। खाने बनाने वाले जो सामान है उनको कुर्क नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वारंट निष्पादन में संपत्ति को कुर्क किए जाने से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संबंधित अधिकारी जंगम संपत्ति की सूची बनाएगा। संबंधित अधिकारी आपके क्या करेगा? जंगम संपत्ति की क्या बनाएगा? सूची बनाएगा, बिल्कुल सत्य है। कुर्की करने के समय में उस पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को पांचवी अनुसूची, पांचवी नहीं, छठी अनुसूची, कौन सी? छठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस देगा, यह भी सत्य है। कुर्की के बाद और मुख्य नगरपालिका अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगर पालिका के विरुद्ध कुर्क संपत्ति के ऊपर कोई भी दावा शून्य होगा, ये भी क्या है? आपके सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, कुर्की के आदेश को प्रदर्शित किया जाता है। कुर्की के आदेश को प्रदर्शित किया जाता है संबंधित संपत्ति पर, बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका कार्यालय में, बिल्कुल ये भी सही है। यदि संपत्ति राज्य सरकार को राजस्व राजस्व है, ये राजस्व देने वाली हो तो उसे जिला कलेक्टर के कार्यालय में क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि मानो जब कुर्की की जाती है, किसी की नीलामी की जाती है, तो फिर क्या किया जाता है? जिसकी नीलामी की जा रही है उसके आगे नोटिस लगाया जाता है। ठीक है, फिर नगर पालिका कार्यालय के आगे नोटिस लगाया जाता है, और उसका संबंध राज्य सरकार को राजस्व देने वाली संपत्ति से है, तो फिर क्या है? जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर भी क्या लगाया जाता है? नोटिस लगाया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए? करेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 134 का संबंध है। धारा 134 का संबंध किससे है? कराधान के मामलों कराधान के मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन, कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय, नगर पालिका के सीमा क्षेत्र के बाहर कुर्की और विक्रय से, और करों के लिए भूमि व भवन पर दायित्व है। तो इसका 134 का संबंध देखो किससे है? 134 का संबंध किससे है? आपके आपके कुर्क की गई संपत्ति के विशेष मामलों में विक्रय से क्या है? आपका संबंध है 134 का। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति प्रकृति से शीघ्र क्षयशील हो, क्षयशील हो मतलब बहुत जल्दी क्या हो? खराब होने वाली हो, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी तुरंत विक्रय का क्या दे सकता है? नोटिस दे सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। यदि संपत्ति का विक्रय तुरंत नहीं किया जाए तो लोक नीलामी द्वारा क्या किया जाएगा? उसका विक्रय किया जाएगा, ये भी सत्य है। विक्रय से प्राप्त राशि से बकाया की वसूली के साथ साथ अन्य संबंधित खर्चों की पूर्ति किया जाएगा, ये भी सत्य है। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि देखो आपके क्या कहा गया है? आपके धारा 134 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या कर दिया जाएगा? जो भी आपके
विशेष मामलों के अंदर यदि कोई संपत्ति आपको, नगर पालिका को कोई संपत्ति मिली है, तो उसको नगर पालिका क्या कर सकती है, कुर्क कर सकती है, विशेष मामलों के अंदर उसे विक्रय कर सकती है। मतलब विशेष मामलों में नगर पालिका को प्राप्त हुई कुर्की की जो संपत्ति है उसे क्या कर सकती है, विक्रय कर सकती है। अच्छा, विक्रय कब करेगी? जब नगर पालिका को ये लगेगा कि ये जो हमें संपत्ति प्राप्त हुई है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे मानो नगर पालिका ने क्या किया है, नगर पालिका ने कोई संपत्ति जब्त की, और जब जो जब्त संपत्ति है वो किसके रूप में है, अनाज के रूप में है। ठीक है। अब आपको पता है कि अनाज कुछ समय तक तो हम स्टोर रख सकते हैं, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगी, या फसल को उन्होंने उठाया है तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या कहेगा कि इसे क्या कर दीजिए, तुरंत ही आप विक्रय कर दीजिए। पहली चीज तो आपके सत्य है। ठीक है। दूसरा, यदि संपत्ति का तुरंत विक्रय नहीं किया जाता तो फिर क्या किया जाएगा, उसकी लोक नीलामी की जाएगी, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, आपके विक्रय किया जाएगा। ये भी सत्य है। विक्रय से प्राप्त राशि से बकाया की वसूली के साथ साथ अन्य संबंधित खर्चों की भी क्या किया जाएगी, पूर्ति की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें क्या हो गया, सारे ही कथन आपके क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुर्क संपत्ति के भुगतान अधिशेष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान अधिशेष को नगरपालिका निधि में जमा कराया जाएगा और डिफॉल्टर को इसका नोटिस दिया जाएगा। बिल्कुल सत्य है। यदि डिफॉल्टर नोटिस की तारीख से 1 वर्ष में अधिशेष पर दावा करता है तो उसे डिफॉल्टर को देना होगा। यह भी सत्य है। अदावाकृत राशि 1 वर्ष बाद राज्य सरकार की संपत्ति हो जाएगी। ये गलत है। देखो, जो आपने संपत्ति कुर्क की थी, हमने धारा 134 के अंदर हमने क्या पढ़ा, धारा 134 के अंदर हमने पढ़ा कि इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि नगर पालिका को कोई कुर्की की संपत्ति प्राप्त हुई और नगर पालिका विशेष मामलों में उस कुर्की की संपत्ति को क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है। ये लिखा है धारा 134 के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। अब संपत्ति को क्या कर दिया गया, कुर्क कर दिया गया। पहली चीज, जब कुर्क कर दिया तो वहां से क्या मिलेगा आपको, मतलब जो कुर्की की संपत्ति थी उसको विक्रय कर दिया गया। विक्रय कर दिया गया तो वहां से क्या मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा। वो पैसा किस में जमा करा दिया जाएगा? देखो, पैसा, जो अधिशेष पैसा है, जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, जैसे मैंने कहा कि नगर पालिका मांगती कितने थी, 10 लाख रुपए, और वहां से जो पैसे प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 15 लाख रुपए। जो अधिशेष अमाउंट है, अधिशेष अमाउंट कितना हुआ, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए क्या कर दिया जाएगा, नगर पालिका निधि के अंदर जमा करा दिया जाएगा। ठीक है। फिर डिफॉल्टर को, जो डिफॉल्टर होगा उसको नोटिस भेजा जाएगा कि ये जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कहाँ पे हैं, नगर पालिका की निधि के अंदर जमा है। अब जो डिफॉल्टर के पास में, जो डिफॉल्टर को इसका नोटिस भेजा गया, नोटिस के 1 वर्ष के अंदर, यदि नोटिस भेजे जाने के 1 साल के अंदर अंदर या तो डिफॉल्टर क्या करेगा, उस पर दावा कर देगा, दावा कर देगा तो वो पैसे उसको दे दिए जाएंगे। अगर दावा नहीं किया तो फिर वो क्या कर दिया जाएगा, वो पैसे राज्य सरकार की संपत्ति में नहीं भेजे जाएंगे, वो किसके अंदर भेजे जाएंगे, वो आपके भेजे जाएंगे कहां पर, नगर पालिका निधि के अंदर वो क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए जमा हो जाएंगे। तो वो राज्य सरकार की संपत्ति नहीं होगी, वो नगर पालिका की क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका सीमा क्षेत्र के बाहर कुर्की और विक्रय संभव है। नगरपालिका सीमा क्षेत्र के बाहर कुर्की और विक्रय संभव है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है। ये कहाँ पे लिखा गया है, ये धारा 135 की बात कर रहे हैं हम। धारा किसकी बात की जा रही है, धारा 135 की बात की जा रही है। और 135 के अंदर लिखा गया है कि नगर पालिका के बाहर भी क्या किया जा सकता है, आपके जो संपत्ति है नगर पालिका के सीमा के बाहर भी क्या किया जा सकता है, जो संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और विक्रय किया जा सकता है। ये सत्य है। वारंट जहां लागू किया जाना हो वहां के जिला कलेक्टर को क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। ये क्या है, ये भी आपके क्या है, सत्य है। और वारंट जारी करने वाला अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकता है और ये क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए, आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट देखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिएगा, धारा 130 से लेके
आपके जो क्या है 140 तक है, वहां पर आपके जो इंपॉर्टेंट धारा बनती है वो कहाँ से बनती है, आपके 131 से, सॉरी 131 से लेके आपके कहाँ तक बनती है वो 135 तक बनती है। तो इनके क्वेश्चंस को हमने अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है, इनका रिवीजन कीजिए, और फिर उसके बाद में क्या कीजिए, आप धारा 135 से लेके 140 तक याद कीजिए, ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की क्लास में हम 135 से लेकर धारा 140 तक याद करेंगे, ये चीज आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, इन टेक केयर।